ठीक है, कंटिन्यू करें हम लोग। अर्थ की कोर, जयंत कल जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारा काम क्या होने वाला है, हम लोग क्या करेंगे, हमने सर्चिंग सॉर्टिंग ये सब पढ़ लिया है, और ये एरे का क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लिया है। लॉजिकल प्रोग्रामिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं। अब बचते किस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीरीज से रिलेटेड हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्पेशली सीरीज के प्रॉब्लम, जहाँ जहाँ जितने भी सीरीज के मिलेंगे, सीरीज या फिर पैटर्न दोनों इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमें कहाँ मिलेगा, प्रोग्राम्स में चलेंगे, एक नया फोल्डर बनाते हैं, या तो इसी लॉजिकल प्रोग्रामिंग में डाल दे, क्या लॉजिकल प्रोग्रामिंग में डाल देते हैं। इसमें हमें सॉल्व करना है ये इस टाइप के क्वेश्चन जो दिए हैं। क्या लिखा हुआ है, यूज नेस्टेड फॉर लूप टू जनरेट फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर इक्व टू 4 सी इक्व टू 5। क्या मतलब है ये आर इक्व टू 4 सी इक्व टू 5 का? सर वो आर्गुमेंट क्लियर है। अच्छा, इधर ऊपर लिखा हुआ है, और फिर अच्छा यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे आर और सी। ठीक है, तो 1 2 3 4, आर का मतलब रो हो गया, सी का मतलब कॉलम हो गया, यही। हाँ? बना लेते हैं, इन्हीं को बनाते हैं, इनसे कुछ आइडिया लग जाएगा। मेथड ओवरलोडिंग का ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं से स्टार्ट कर, जो भी जिस टाइप का मिलेगा सब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें सॉल्व करना है। सेव करते हैं इसको, पेपर अंडर इसको 2024 अंडर इसको क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 डॉट जावा। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द मेथड परफॉर्म, ओवरलोड द मेथड परफॉर्म एज फॉलोज। हमें मेथड ओवरलोडिंग का काम करना है। मेथड ओवरलोडिंग किस जावा के कंसेप्ट के अंदर आता है, जावा का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, 9th में पढ़ा होगा, मतलब 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, उप्स के प्रिंसिपल्स, पॉलीमार्फिज्म। पॉलीमार्फिज्म के अंदर कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमार्फिज्म। ठीक है, तो जो मेथड ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग कह सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग कह सकते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग जो है किसके, कौन सी कैटेगरी में आता है, कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो लिखते हैं, इसके लिए एक क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास का कोई स्पेशल नेम तो है नहीं, तो हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, Q4 ही लिख सकते हैं, Q4 अंडर स्कोर 2024। ठीक है, जहाँ नेम ना मिले हम कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं, पब्लिक। अच्छा, मेन मेथड की बारी अभी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए मेन मेथड को भूल जाते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। इसमें अलग अलग 3 मेथड्स बनाने हैं, और देखेंगे कि इन्होंने पब्लिक नहीं बनाया है, इन्होंने कैसा बनाया है, इन्होंने डिफ़ॉल्ट बनाया है। इसके पहले कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये कैसा है, डिफ़ॉल्ट है। एक्सेस मॉडिफायर हम लोगों ने पढ़ा है एनकैप्सुलेशन चैप्टर में। तो पहले हम इनको लिखते हैं, डबल परफॉर्म, और इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करना है, दोनों डबल टाइप के हैं, डबल आर कॉमा डबल एच। क्या कैलकुलेट करना है, इन्होंने कहा टू, मतलब इस मेथड का यूज क्या है, टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें कोन का क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है,
अब एल कैसे कैलकुलेट होगा, एल कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और उससे पहले हम पाई की वैल्यू डिक्लेयर कर लें। पाई जो है एक कांस्टेंट है, ऐसे तो कहीं मिलने वाला नहीं, वो हम लिख सकते हैं 22/7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या हम कहीं स्टोर करा लें और या फिर हम क्या करें डायरेक्ट इसको यूज़ कर लें, कोई नहीं। एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाते हैं एल के नाम से। कैसे कैलकुलेट होगा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा, SQRT के नाम से एक फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी नंबर पास करेंगे बस वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो भी नंबर देंगे वो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा। अगर नेगेटिव नंबर देंगे तो नन रिटर्न करेगा, NaN, नॉट अ नंबर, ये रिटर्न कर देगा। एक्सेप्शन नहीं आता है, किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के केस में नन रिटर्न करेगा। तो स्क्वायर रूट किसका कैलकुलेट करना है, आर स्क्वायर, मतलब आर इंटू आर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर इंटू आर प्लस एच इंटू एच। आर इंटू आर अगर छोटा है, मतलब जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया जाए, इसमें मैथ डॉट पाव लगाने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर भी दो ही पावर था तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करा दिया। एक्चुअली में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जो होता है, जैसे डायरेक्ट अगर हम कोई एक्सप्रेशन यूज करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर किसी मेथड को कॉल कर लिए तो एग्जीक्यूशन एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक ऑपरेशन स्लो हो जाता है। तो सबसे बेहतर यही है, यहाँ फंक्शन कॉल करने से अच्छा तो यही है, डायरेक्ट कम टाइम में रन कर जाएगा। तो इसने क्या किया, एल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हमें क्या करना है, सी एस से कैलकुलेट करना, तो ये भी डबल टाइप का होगा, सी एस से भी DOUBLE डबल CSA, कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं CSA इक्वल टू पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो हम इसे क्या करेंगे 0.0 करेंगे, जिससे कि ये डेसिमल में कैलकुलेट करें, मतलब फ्रैक्शन में कैलकुलेट करें। तो ये पाई हो गया इंटू आर, आर हमारे पास अवेलेबल है और एल भी अवेलेबल है, एल हो गया, ये तीनों के तीनों यहाँ कैलकुलेट हो जाएंगे, पाई आर एल, स्पेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर डायरेक्टली मैथ डॉट पाई भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मैथ डॉट पाई भी यूज कर सकते हैं, उसी को कर लें क्या, कर दें, वही कर लेते हैं, मैथ डॉट पाई। ये कांस्टेंट है जो पाई की क्लास के अंदर कांस्टेंट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, पाई के नाम से, एक पाई के नाम से है और एक ई आइलर नंबर बोलते हैं, एक ई के नाम से, दो कांस्टेंट मैथ क्लास के पास है, कोई नहीं, ये भी सही है, नॉट बैड। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको रिटर्न कराना है, रिटर्न कराएंगे किसको, CSA को, हो गया, एक फंक्शन हमारा बन गया। दूसरा बनाना है void परफॉर्म, अब इसके अंदर देखेंगे दो आर्गुमेंट पास है, इंट आर कॉमा इंट सी। अब जो ऊपर वाला मेथड बना हुआ है इसका भी नेम परफॉर्म है, इसका भी नेम परफॉर्म है। इधर देखेंगे इसका जो रिटर्न टाइप है डबल है, इसका वॉइड है, और इधर जो आर्गुमेंट है, सब पैरामीटर जो दिया है, दो पैरामीटर हैं और दोनों के दोनों डबल हैं, और इसमें दोनों पैरामीटर कैसे हैं, इंट है। जब बात मेथड ओवरलोडिंग की हो तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग में कभी भी रिटर्न टाइप इन्वॉल्व नहीं होता। रिटर्न टाइप कुछ भी हो, अगर यहाँ पे डबल लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेथड ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होती है, मेथड के नेम पर। मेथड का नेम सेम होना चाहिए और पैरामीटर की जो लिस्ट है, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना होता है। बाकी ये इसका मॉडिफायर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोनों के ये दोनों के रिटर्न टाइप अलग अलग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नेम से, मेथड ओवरलोडिंग नेम से होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और हमारे देखने में यहाँ से यहाँ तक को हम सिग्नेचर बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर लोग इसको सिग्नेचर बोलते हैं, ये जो पैरामीटर पास किया गया है इसको सिग्नेचर बोलते हैं,
लेकिन हमारा मानना ये है सिग्नेचर वो चीज़ है जो पहचान कराए। तो ये इसका नेम और इसके पैरामीटर ये दोनों मिल करके किसी मेथड की पहचान कराते हैं, यानी इसका ये सिग्नेचर है। ठीक है, कुछ लोग इसको सिग्नेचर मानते हैं, कुछ लोग इसको सिग्नेचर मानते हैं। ठीक, अलग अलग राइटर की अलग अलग अवधारणाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज नेस्टेड फॉर लूप टू जनरेट द फॉलोइंग फॉर्मेट। अब हमें क्या करना है, इस तरीके का आउटपुट जनरेट करना है। अब हम एक बात सोचेंगे, जब हम लोगों ने 2 डायमेंशनल एरे पढ़ा था उस टाइम पर हमने एक चीज़ देखा हुआ था कि जब भी स्कैनिंग होती है, ठीक है, या आउटपुट आता है तो पहले रो आता है, मतलब एक रो आएगा, लाइन चेंज होगा, फिर दूसरी रो आएगी, फिर लाइन चेंज होगा, फिर तीसरी रो आएगी, फिर लाइन चेंज होगा, चौथी रो आएगी, फिर लाइन चेंज, मतलब रो वाइज पहले रो एग्जीक्यूट होगा, मतलब पहले आउटपुट रो में आएगा, फिर कॉलम की तरफ बढ़ेगा, फिर रो बढ़ेगा, फिर कॉलम बढ़ेगा, ऐसा मतलब रो की प्रेफरेंस पहले है। तो जो लूप हमको आउटर लूप बनाना है वो हमारा बाद में बढ़ता है। जैसे पहली रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ये एक कॉलम मतलब एक रो कंप्लीट होने के बाद ही एक नया रो बनेगा। मतलब रो कैसे बनेगा, रो में तो कॉलम है 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम्स चले हैं इसमें। ठीक, तो जो आउटर लूप बनता है वो चलता है रो वाइज, रो के लिए। ठीक है, आउटर लूप फॉर रो। तो रो की वैल्यू जो है वो 4 है, क्या करें, इंट आई इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, ये एरे नहीं है, आ रहे हैं बस। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक चलना चाहिए, टोटल 4 कॉलम्स चलना चाहिए, मतलब आर तक चलना चाहिए। इसके हिसाब से आर तक, 1 से लेके आर तक आई की वैल्यू 1 2 3 4 इस टाइप से बनेगी। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, उसके बाद चलेंगे, अगर रो कॉलम की तरह से कोई आउटपुट आता है इसका मतलब हमको आउटर लूप और इनर लूप दोनों का यूज करना पड़ेगा। आउटर लूप जो है वो अधिक बार चलता है और इनर लूप कम बार चलता है। इसको चलाने के लिए हम जे का यूज करेंगे, जे इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, जे इज लेस देन आर इक्वल टू सी, कॉलम तक चलेगा, सेमी कॉलन, जे प्लस प्लस। यह है इनर लूप। फॉर कॉलम, अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, 1 2 3 4, मतलब जो जे की वैल्यू है हम देख रहे हैं कि, अच्छा यहाँ पे हम, हाँ ठीक है, सी की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। जैसे इनके हिसाब से इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि आर की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि जो कॉलम है वो 1 2 3 4 5, मतलब जो जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 2 होगी तो 2 प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 3, मतलब ये जो कॉलम बन रहा है ये जे की वैल्यू से बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट, और प्रिंट का यूज करेंगे ताकि सेम लाइन में प्रिंट हो। और यहाँ पे हम डिस्प्ले कराना चाहेंगे जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे और यहाँ पर एक सिंगल स्पेस दे देंगे, एक सिंगल स्पेस, ज़रूरत पड़ेगा तो इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। और जब ये इनर लूप कंप्लीट होगा, मतलब एक रो कंप्लीट हो जाएगी, तो हमें लाइन चेंज करना होगा। तो इनर लूप कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। प्रिंट एल का काम है लाइन चेंज करना, प्रिंट करना और लाइन चेंज करना। तो प्रिंट करने के लिए कुछ पास हमने किया नहीं है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बस लाइन जरूर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला मेथड है void परफॉर्म int m कॉमा int n कॉमा कैर ch। इसमें 3 आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं और इसका पर्पज क्या है, पर्पज लिखा है टू प्रिंट द कोसेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ m एंड n इफ ch इज q। अच्छा, अगर ch की वैल्यू q है तो हमें कोसेंट निकाल करके प्रिंट करना है, अदरवाइज प्रिंट द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ m एंड n इफ ch इज r। ch की वैल्यू पे डिपेंड करता है, यानी ch की वैल्यू हमें चेक करनी होगी कि ch की वैल्यू क्या है। तो यहाँ हम कंडीशन लगा सकते हैं, इफ अगर जो ch है उस ch की वैल्यू अगर ch इक्वस टू क्या हो जाए, कैपिटल Q हो जाए, कैपिटल Q हो जाए। इन्होंने स्मॉल की बात नहीं किया है, हम लोग कैपिटल पे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है कि हम इसके बारे में ज़्यादा सोचें। जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं हम उसी के हिसाब से सोचेंगे। तो क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज को फॉर्मेट कर लें। तो पहले हमें क्या चाहिए, नंबर देंगे यहाँ पे m, जो m है, और हमें क्या करना है, कोसेंट रिटर्न करना है। तो डिवीजन, डिवीजन का सिंबल भी लगा लेते हैं, n लगा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, इक्वस टू, और यहाँ पे इसका आउटपुट हम डिस्प्ले कराएंगे। तो m डिवीजन बाई m, इसको देखकर ये पता चल जाएगा कि m में n से डिवाइड किया गया, मतलब कोसेंट रिटर्न कराया गया। ठीक है, ऐसे एल्स पार्ट यूज कर लेते हैं, एल्स, एल्स इफ अगर ch की वैल्यू बराबर हो, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में लिखेंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर r के बराबर होता है, अगर r होता है तो क्या करेंगे, ये सेम वाली लाइन इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लगा लेते हैं मॉडुलस का सिंबल, और यहाँ भी मॉडुलस, मतलब ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा इसका। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने मेन मेथड वगैरह बनाने की बात नहीं रखी है। अब हमने प्रोग्राम बनाया है, हमें अगर टेस्ट करना होगा तो हमें बनाना चाहिए, अगर नहीं भी बनाते हैं तो ये सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मेन मेथड जो है ये सभी क्लासेस के पास नहीं होता है,
एक एप्लीकेशन में सिर्फ एक मेन मेथड होता है, लेकिन क्लासेस तो बहुत सारी बना सकते हैं। अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए अलग अलग हम क्लासेस बना सकते हैं और उसके अंदर अलग अलग मेथड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा सही है। इसको टेस्ट करना है क्या? इसको टेस्ट करें या रहने दें? टेस्ट। तो अगर इसको हम टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के लिए हमें मेन मेथड इसमें ऐड करना पड़ेगा। बिना मेन मेथड के हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हाँ हाँ भाई, बट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में स्टेट नहीं किया है मेन मेथड बनाना है कि नहीं। बनाएंगे? नहीं नहीं, छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कंप्लीट है। हमने कहा कि किसी भी एप्लीकेशन में मेन मेथड सिर्फ एक क्लास के पास होता है, वो भी मेन क्लास के पास, सभी क्लासेस के पास नहीं होता है। ये क्लास हमारा कंप्लीट है। इसको जब यूज करना होगा तो हम एक अलग से क्लास बनाएंगे और वहाँ पे हम मेन मेथड बनाएंगे और उस मेन मेथड के पास इसका ऑब्जेक्ट बना करके इसको कॉल कर लेंगे, क्योंकि नॉन स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट बना करके ही कॉल होगा। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? ये तो इसी क्लास के अंदर है, लेकिन स्टैटिक तो है नहीं, जितने मेथड बने हैं सबके सब नॉन स्टैटिक हैं, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यह है क्लास, इसका ओबीजे बनाना पड़ेगा। न्यू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ से हमको कॉल करना पड़ेगा वन बाय वन करके एक एक मेथड को। मान लेते हैं पहले मेथड को अगर कॉल करेंगे तो पहला मेथड रिटर्न कर रहा है, तो जो रिटर्न करेगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, या तो हम किसी वेरिएबल में रखें या डायरेक्ट हम प्रिंट कर दें। आ रहे हैं, थोड़ा 1 मिनट इनको हम हटा के आए, जग गई हैं, परेशान कर चलिए आपको बाहर पूछा। तो इसमें क्या करेंगे? हम यहीं से कॉल कर सकते हैं, वो परफॉर्म के नाम से मेथड है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे ओबीजे डॉट परफॉर्म परफॉर्म, और इसमें दो आर्गुमेंट पास करेंगे, एक आर और एक एच। आर है रेडियस के लिए और एच है हाइट के लिए। मान लेते हैं इसका रेडियस 7 रखा हुआ है हमने, 7, 7.0 कोई भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और एच की वैल्यू हमने 10 रखा हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं सी एस से इक्वल टू, इस तरीके से सी एस से इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि ये कंपाइल टाइम पर कंपाइलर चेक करता है। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को बताते हैं। कंपाइल टाइम पर कंपाइलर क्या करता है? चेक करता है। मेथड ओवरलोडिंग में कंपाइल टाइम पर ही चेकिंग हो जाती है, और मेथड ओवरराइडिंग में रन टाइम पर चेकिंग होती है। जैसे होता क्या है कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ओबीजे डॉट परफॉर्म, मतलब हमने परफॉर्म मेथड को कॉल किया है और दो आर्गुमेंट पास किया है, तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पर ही चेक करता है कि ये जो परफॉर्म मेथड है, ये इन तीनों मेथड में से, जो भी यहाँ पे मेथड दिए गए हैं, उनमें से किस मेथड को कॉल कर रहा है, उसके साथ इसको बाइंड करना होता है। तो कंपाइलर इसकी बाइंडिंग करता है उस पर्टिकुलर मेथड के साथ जो यहाँ से कॉल किया गया है। तो इसके लिए क्या करना होता है? मेथड को रिजॉल्व करना होता है। ठीक है,
इसको बोलते हैं मेथड रिजॉल्विंग। ठीक है, मेथड को रिजॉल्व करना कि एक्चुअल में कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अब यहाँ पे एक गड़बड़ी होने वाली है। ठीक है, एक गड़बड़ी होने वाली है, वो चीज़ हम दिखाएंगे। क्या गड़बड़ होगा, हम लोग इसको कंपाइल रन कराएंगे तो पता चलेगा कि गड़बड़ एक्चुअल हो क्या रहा है। यहाँ पे हम CMD ओपन करते हैं। ऐसा हो जाता है अक्सर, पता नहीं चलता है, लेकिन जाने अनजाने में मिस्टेक हो जाती है। हमें लगेगा कि हमने सही कर रखा है, बट थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। लिखते हैं जावा-C और paper_Q_4 समथिंग इज मिसिंग। क्या लिखा, अच्छा वॉइड लिखा है। ओहो, क्या हो गया इसके साथ, पता है क्या हो रहा है? इसने ये जो हमने दिया है, हमने दो इंटीजर पास किया है, तो इसने किसके साथ इसको जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, इसके साथ जोड़ दिया। और ये जो एरर बता रहा है वो क्या बता रहा है कि इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वॉइड है। और अगर ये वॉइड है, इसका मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। और हमने यहाँ पे यूज कर रखा है, यहाँ पे हमने यूज कर रखा है, यहाँ तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि कोई ना कोई वैल्यू आए। तो मेथड रिजॉल्व करने में क्या हुआ कि इसने पहले देखा कि परफॉर्म नाम से क्या हमारे पास कुछ कोई मेथड है। जैसे हमने लिखा obj.perform, तो ये चेक करेगा कि ये जो obj ऑब्जेक्ट है, क्या इस obj ऑब्जेक्ट के पास परफॉर्म के नाम से मेथड है। तो इसे पता चला कि परफॉर्म के नाम से तो 3 मेथड्स हैं। अब इसकी प्रॉब्लम बढ़ी कि 3 मेथड्स हैं, मतलब किससे कॉल करें, मतलब किसके साथ हम बाइंड करें। तब ये क्या किया, तब इसने पैरामीटर चेक करना शुरू किया। तो सबसे पहले इसने नंबर ऑफ पैरामीटर चेक किए, सबसे पहले नंबर ऑफ पैरामीटर। तो इसने देखा कि जो परफॉर्म मेथड, हमने जिस मेथड को कॉल किया है उसके पास 2 पैरामीटर हैं। तब ये चेक करने लगा कि इसके पास भी ऐसे 2 मेथड हैं जिनके पास 2 आर्गुमेंट हैं, 2 अलग अलग आर्गुमेंट। फिर इसके पास एम्बिग्यूटी आ गई कि अभी भी ये एग्जैक्टली रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है कि इन 2 मेथड में से कौन सा कॉल होगा। पहले 3 मेथड्स थे, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर चेक करने के बाद ये मेथड क्या होगा, रिजेक्ट हो गया कि इसके साथ बाइंड नहीं करना। लेकिन अभी भी ये 2 मेथड ऐसे हैं जिनके साथ बाइंड किया जा सकता है नंबर ऑफ पैरामीटर के बेसिस पर। तो कंपाइलर पहले क्या करता है, नेम चेक करता है, नेम को रिजॉल्व करता है। नेम रिजॉल्व होने के बाद मान लेते हैं नेम में एम्बिग्यूटी आ गई, रिजॉल्व तो हुआ नहीं। तो फिर इसने क्या किया, नंबर ऑफ पैरामीटर चेक किया। नंबर ऑफ पैरामीटर में देखा इसने कि 2 ऐसे मेथड हैं जिनके नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है। तब ये पैरामीटर के टाइप को चेक करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो 7 है ये इंट टाइप का है। क्या ऐसा कोई आर्गुमेंट, मतलब ऐसा मेथड है जिसके पास पहला आर्गुमेंट इंट है? तुरंत यहाँ पे मैच कर गया। तो इसने दूसरा भी चेक कर लिया, क्या दूसरा भी है इंट, यस, ये दोनों के दोनों इंट है, मैच कर गया। तब इसने इसको कॉल करने, मतलब इसके साथ बाइंड कर दिया। अब बाइंडिंग में क्या प्रॉब्लम आ गई, बाइंडिंग में इसने देखा कि ये जो है इसने रिटर्न क्या किया है, वर्ड, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और अगर ये कुछ भी रिटर्न, फैन बंद करो, अगर ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहाँ पर तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन है। अगर इसी चीज को हम यहाँ से बाहर निकाल लें, इस तरीके से बाहर निकाल करके और हम यहाँ पे कॉल करें, तो शायद ये एरर ना थ्रो करे। चेक कर लें, अभी इसका जो एरर था वो रिमूव हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है, क्योंकि इस कॉल ने क्या किया, इस कॉल ने इस सेकंड मेथड को रिजॉल्व किया है कॉलिंग के लिए, कि जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो यही कोड एग्जीक्यूट करेगा, यही मेथड एग्जीक्यूट करेगा। और इसका रिटर्न टाइप वाइड है, जाहिर सी बात है वो कुछ भी रिटर्न करेगा नहीं, उसको हम कहीं रखने वाले नहीं हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमें इसको कॉल करना था, इस चीज़ का ध्यान देना होता है। कभी भी प्रोग्राम लिखेंगे कहीं भी तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कभी कभी हो सकता हो कि मिस्टेक हो जाए, तो इसको हमको डबल बना करके देना पड़ेगा। अगर डबल बनाकर नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी एक को अगर डबल बना देंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसके लिए देखते हैं, यहाँ से हटा करके फिर से यहाँ पे ऐड कर देते हैं। क्या हो गया इसमें,
अभी इसको फिर से चेक कर सकते हैं, क्या दे दिया, अच्छा सेमी कॉलन एक्स्ट्रा है। ये रिजॉल्व हो गया, ठीक ठाक, ठीक है, ये बात कंफर्म हुई। तो हम चाहें इसमें से एक आर्गुमेंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों डबल टाइप के हैं, एक ने मैच कर लिया। अब इसमें क्या हुआ होगा, जब ये परफॉर्म के नाम से मेथड, यहाँ पे मान लेते हैं हमने पहला आर्गुमेंट इसका क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो इसने पहले नेम रिजॉल्व करने की कोशिश किया, नेम रिजॉल्व हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि नेम जो है एक ही नाम से 3 मेथड्स हैं। फिर इसने नंबर ऑफ पैरामीटर को रिजॉल्व करने की कोशिश की, नंबर ऑफ पैरामीटर के बेसिस पर, वो भी मैच कर गया, 2 पैरामीटर वाले 2 मेथड हैं। तब इसने टाइप चेक किया, तो इसने देखा कि ये जो पहला आर्गुमेंट है ये कैसा है, ये डबल टाइप का है, ठीक है, ये मैच कर गया। लेकिन जब इसने दूसरा आर्गुमेंट चेक किया तो इसने देखा कि ये तो डबल है और ये इंट है, मैच तो कर नहीं रहा। तब यहाँ पे क्या करता है कंपाइलर, टाइप प्रमोशन करता है, ठीक है, क्या करता है, टाइप प्रमोशन, मतलब जो इंट है उसको देखता है कि क्या वो फ्लोट में कन्वर्ट, मतलब टाइप को हम बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर एक और मेथड होता, सपोज एक मेथड और होता और उसमें फ्लोट होता, अभी हम दिखाते हैं, अभी इस टाइम पे जब हम कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, ठीक है, इसको एक बार रन ही करा देते हैं, जावा Q4_2024। सर अगर पहला वाला इंटीजर और दूसरा वाला डबल होता तो? पहला इंटीजर होता दूसरा डबल होता, तब भी यही कॉल होता है, इसको चेक कर लेते हैं। इसको अगर हम इंटीजर कर दें, पहला इंटीजर कर दें और दूसरे वाले को डबल कर लें, ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है कि पहला वाला इंटीजर था तो पहला वाला टाइप प्रमोशन हो सकता है। जैसे ऐसा नहीं है कि ये एक एक स्टेप चलता है, ये पूरा का पूरा एक साथ चेक करता है कि मान लेते हैं ये इंट में है, ये डबल में है, अब ये डबल में तो मैच कर रहा है, डबल मैच कर जा रहा है, लेकिन ये पहला वाला जो है ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसका टाइप बढ़ा करके डबल हो सकता है, मतलब ऑटोमेटिकली इसका टाइप बढ़ करके डबल हो सकता है। इसका मतलब ये पहला वाला मेथड कॉल हो सकता है, तो उसके साथ इसको बाइंड कर दिया जाएगा, हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, प्रॉब्लम तब हो सकती है जब एक और मेथड हो, सपोज एक और मेथड है जो रिटर्न करता है डबल टाइप का, डबल टाइप का और परफॉर्म के ही नाम से है, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स पास किए गए हैं फ्लोट टाइप के, फ्लोट आर कॉमा फ्लोट एच ऐसे, और रिटर्न टाइप जो रिटर्न करने वाला है ये हम क्या करते हैं, आर इंटू इंटू करके लिख लेते हैं, सिर्फ समझना है हमें, समझने के लिए, ठीक है, ताकि एरर ना आए। अब अगर ऐसा है तो क्या करेगा, अब हमने इसको कॉल किया है, ये वाला तो डबल है, ये वाला डबल है, तो डबल होने की वजह से ये इसको मैच कर जाएगा, ठीक है, एक बार हम इसको चेक करते हैं, ये मैच कर जाएगा, क्योंकि पहला वाला ज़्यादा है, ये पहला वाला मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों इंट होते, अगर दोनों इंटीजर होते तब तो ये पहला वाला मैच कर जाता, नहीं ये पहला वाला मैच कर जाता, लेकिन ऐसे केस में अब ये अगर डबल रखे हैं, मान लेते हैं अगर इसको हम अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हो गया, हम जो सोच रहे थे वो हुआ नहीं, इसको फ्लोट अगर रखेंगे तो फ्लोट वाला कॉल होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि ये डबल टाइप का था, इस वजह से गड़बड़। हाँ, इसमें एक और डबल होता तो बात कुछ बनती, ठीक है, एक और डबल अगर होता है, मान लेते हैं ये जैसे इसको हमने डबल रखा है, ये भी डबल है और ये भी डबल है, ऐसा होता, ये डबल है। अब क्या होता कि जब डबल डबल ये मैच कर जाता तो ये जो है ये किस में प्रमोट होता, ये फ्लोट में होता या डबल में होता, ऐसी सिचुएशन, ये सिचुएशन हमारे लिए ठीक समझने के लिए कि वो फ्लोट वाले में जाएगा या फिर डबल वाले में। तो एक लिस्ट बनती है, ये सी एस सी 70 आया, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, इसने रिटर्न किया, ये वाला इसने रिटर्न किया, ठीक है, क्लियर है ना।
क्योंकि इसको जब प्रमोट किया गया तो ये सबसे पहले किस में प्रमोट हुआ, फ्लोट में, और फ्लोट मैच कर गया कि ये फ्लोट है और ये डबल है, ये मैच कर गया, तुरंत इसको कॉल कर लिया गया, मतलब इसके साथ बाइंड कर दिया गया। अगर ये मैच नहीं करता तब इसके साथ बाइंडिंग होती, तब फिर से फ्लोट को और बढ़ाया जाता, फ्लोट को और बढ़ाया जाता। अगर ये इंट होता तो भी मैच कर जाता। तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर फ्लोट और डबल दोनों है तो जब सबसे पहले टाइप प्रमोट होता है तो पहले फ्लोट में होता है। अगर फ्लोट में मैच कर जाएगा तो फ्लोट वाला कॉल हो जाएगा, नहीं मैच करेगा तब फिर टाइप प्रमोट करेगा, किसमें, डबल में प्रमोट करेगा। ये एक स्टेप से होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको पढ़ने के लिए मिलती हैं। ऑपरेटर्स इन जावा के नाम से चैप्टर है, ऑपरेटर्स इन जावा, उसके अंदर मिलता है टाइप कॉस्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो वो टाइप कॉस्ट ऑपरेटर जो है उसके अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि कौन सा डेटा टाइप किस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, और ये प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट होता है वो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट कहलाता है, वो टाइप कॉस्टिंग का कंसेप्ट नहीं कहलाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि टाइप कॉस्टिंग और बॉक्सिंग दोनों एक ही चीज़ है क्या, नहीं, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टाइप कॉस्टिंग हमेशा प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव होता है, मतलब ऐसा नहीं है, देखने के लिए नॉन प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव भी मिल जाएगा टाइप कॉस्टिंग, लेकिन इनके तरीके अलग हैं, ठीक है। जो टाइप कॉस्टिंग का तरीका है वो तरीका अलग है, और ऑटो बॉक्सिंग और बॉक्सिंग ये तरीका अलग है। कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ये अब इसमें क्या है, टाइप कॉस्टिंग में दोनों सेम टाइप की, प्रिमिटिव को प्रिमिटिव में, नॉन प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव में ही कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता है टाइप कॉस्टिंग, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेथड हम यहाँ से हटा देते हैं, समझने के लिए हमने लगाया हुआ था, और यहाँ से हमने एक मेथड कॉल किया है, तो दोनों के दोनों डबल दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7.0 लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, चाहे वो स्मॉल लेटर से हो या फिर कैपिटल लेटर से, दोनों एक्सेप्टेड है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, लिटरल्स पढ़ेंगे, टोकन्स पढ़ेंगे, उसमें लिटरल्स पढ़ेंगे, फिर से जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग समाप्त करेंगे ना, फिर से हम लोग शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे को कॉल कर सकते हैं। ये जो वाइड परफॉर्म लिखा है इसमें तो कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, obj परफॉर्म, और इंटीजर टाइप की वैल्यू देंगे तो इसको कॉल कर लेगा। मान लेते हैं जैसे इन्होंने दिया था 4,5, ये चीज़। अब अगर हम करें इसको कंपाइल और रन करें, कंपाइल, उसको रन, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें तो नाइन्थ में पढ़ाई गई होंगी, ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं नाइन्थ में थी। अगर कहीं दिक्कत होगा तो हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। और लास्ट वाला जो है परफॉर्म के नाम से है, परफॉर्म, और इसमें 3 आर्गूमेंट्स हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, एम की वैल्यू, सपोज मान लेते हैं एम की वैल्यू कितनी है, 30 है, कॉमा, और एन की वैल्यू 7 है, कॉमा, और सी एच जो है वो हमने क्यू दिया है। आउटपुट एज क्वोशिएंट।
स्क्रीन विजुअल हो रही है क्या? अभी लग रहा है फिर से गड़बड़ हो गया। यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। क्या अजीब है। ठीक है, हमें लग रहा है अभी सही है। हमें अपना भी फ़ोन लग रहा है कनेक्ट करके रखना पड़ेगा क्या, ताकि पता चलता रहे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कॉल किया हुआ है। स्क्रीन विजिबल तो है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कॉल किया हुआ है। यहाँ पे हमने पहला आर्गूमेंट 30 पास किया हुआ है। एम की वैल्यू 30 है और ये एन की वैल्यू 7 है। और यहाँ पे हमने क्यू पास किया हुआ है, जिससे कि कोसेंट, आउटपुट एज कोसेंट, हम आउटपुट कोसेंट के तौर पे देखना चाहते हैं। अगर हम इसे फिर से कंपाइल और रन करें, इसको कंपाइल करें, और रन करें, कनेक्शन फिर से चला गया क्या हमारा? ओहो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है दिव्यांशु, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। हाँ,
और लाइट यार, लाइट कट जाती है, इतना डिस्टर्ब करता है, कम से कम 10 मिनट बर्बाद करा देता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें हमने आउटपुट दिखा दिया है, ये क्वेश्चन रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे आर लिखेंगे तो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, 7 4 28, 4 टाइम्स में गया है, ये समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं नया क्वेश्चन लगाते हैं, तो इसी में फंसे रह जाएंगे। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब आएगा कब जाएगा, बार बार आता है बार बार जाता है। कहाँ गया ये, तो हाइड हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन मिलेगा यहाँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। ये भी मेथड ओवरलोडिंग का ही है, इसको लगाते हैं। इसमें हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और देखिए कोई और टाइप का क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये एरे से रिलेटेड है, ये सर्चिंग से रिलेटेड है, स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड है, मेथड ओवरलोडिंग से रिलेटेड है, बबल सॉर्ट हो गया। ठीक है, हम लोग इसी को करते हैं, बाकी और कुछ दिख नहीं रहा इस टाइप का, यही सही है। तो 2023 का क्वेश्चन नंबर 5, न्यू फाइल, पेपर अंडरस्कोर 2023 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 5। ये भी मेथड ओवरलोडिंग का क्वेश्चन है। लगा, इसमें लिखा हुआ डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द फंक्शन प्रिंट एज फॉलोअर्स। प्रिंट के नाम से फंक्शन बनाना है, उसी को हमको ओवरलोड करना है। ठीक है, तो क्लास बना लेते हैं, कोई स्पेसिफिक नेम तो रखना नहीं है, तो हम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अंडरस्कोर 2023। और इसके बाद मेन मेथड अभी हम इसमें बनाएंगे नहीं, सीधे सीधे मेथड बनाते हैं। वॉइड प्रिंट नॉन पैरामीटराइज्ड है, इसका काम क्या है, टू प्रिंट द फॉलोइंग फॉर्मेट। हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट को प्रिंट करना है। ये फॉर्मेट कैसे प्रिंट हो रहा है, पहले रो में 1 1 1 आ रहा है, फिर दूसरे में 2 2 2 आ रहा है, 3 3। मतलब अगर हम ऐसे सोचें कि अगर रो नंबर 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 2 है तो 2 प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 3 है तो 3 प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 4 है तो 4 प्रिंट हो रहा है। मतलब जो रो का नंबर होगा वही प्रिंट होगा। इसका मतलब अगर हम एक आउटर लूप चलाएं, क्योंकि रो वाइज जो चलेगा वो आउटर लूप चलेगा, और अगर ये 2D बना है, मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में है, इसका मतलब इसमें 2 लूप लगेंगे, एक आउटर लूप लगेगा और एक इनर लूप लगेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे हमेशा। ये हो गया आउटर लूप और ये हो गया इनर लूप, इनर लूप। ठीक है, आउटर लूप को आई से चलाएंगे। इस चीज़ को धीरे धीरे अपने माइंड में सेट कर लेंगे, और वेरिएबल्स बदलेंगे नहीं तो कन्फ्यूजन होने लगता है, समय के साथ कन्फ्यूजन होने लगता है। तो वेरिएबल कभी बदलेंगे नहीं, बहुत अगर इमरजेंसी होगा तभी वेरिएबल बदलेंगे। आई इज लेस देन आर इक्वल टू, अब कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है तो 5 तक चलाएंगे, सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। अच्छा, हम लोगों ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा है ना, छूट गया हम लोग से, भूल गया। कोई नहीं, एक दिन समय निकालते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें अभी को याद आया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ाया नहीं। ठीक है, इंट जे इक्वल टू, जे की वैल्यू क्या हो चल रही है, कितने कॉलम बन रहे हैं, टोटल 4 कॉलम बन रहे हैं, तो 1 से 4 तक चला लेते हैं, 1 से लेकर के 4 तक। जे इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, जे इज लेस देन आर इक्वल टू 4 सेमी कॉलन, जे प्लस प्लस, जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतना। और ये किसी नंबर से किसी तक चला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 1 से 4 तक चलाएं, हम 2 से 5 तक चला सकते हैं, 3 से 6 तक चला सकते हैं, ऐसे चला सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ क्या करना होगा, हमें डिस्प्ले करना होगा, जो इनर लूप है यही डिस्प्ले का काम करेगा, बार बार प्रिंट तो यही करेगा, प्रिंट का यूज करेंगे। और क्या प्रिंट करना, इस बार हमें आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि जो रो की वैल्यू है
अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 1 1 प्रिंट होगा, 2 है तो 2 2 2 प्रिंट होगा, इस टाइप से। तो हमने लिखा, अच्छा यहाँ हमने एक गलती किया है, आई की को इनिशियलाइज नहीं किया, कोई नहीं, अभी सही हुआ। तो आई प्लस, और यहाँ हम एक सिंगल स्पेस दे देते हैं, जैसे स्पेस पे, और इनर लूप, जैसे ही इनर लूप से कंट्रोल हमारा बाहर आएगा तो हम लाइन चेंज कर देंगे ताकि एक नई रो फिर से क्रिएट होनी शुरू हो जाए। तो ये इसका काम है। दूसरा क्या है, वॉइड प्रिंट इंट एन, इसका भी रिटर्न टाइप वॉइड है, प्रिंट, और यहाँ इंट एन लिखा हुआ है। इसका काम क्या है, लिखा हुआ है टू चेक वेदर द नंबर इज अ लीड नंबर। हमें ये चेक करना है कि जो नंबर दिया हमने वो लीड नंबर है या नहीं है। अ लीड नंबर इज द वन whose sum of even digits are equal to the sum of odd digits। इसका मतलब sum of even digit निकालना है और sum of odd digit निकालना है, उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, यहाँ हमें सबसे पहले जो n है, हमें सम ऑफ इवन डिजिट और सम ऑफ ऑड इन्हीं को चेक करना है। एक काम करते हैं, जो n के अंदर आ रहा है उसको हम नम के अंदर रख लें। अब हम थोड़ा सा उल्टा इधर नम पे काम करना शुरू कर देंगे, n को सेव कर लेंगे ताकि फाइनल हमको आउटपुट देने में कोई दिक्कत ना हो। लिख डायरेक्ट हम n पे भी काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल लिख लेते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट ऑड डिजिट सम, ऑड डिजिट सम। इसके अंदर हम ऑड डिजिट के सम रखेंगे, और एक दूसरा वेरिएबल लेंगे इवन डिजिट सम, इवन डिजिट सम। नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा अच्छा रखेंगे, नेम अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। इसको भी 0 लेंगे। हमें एक एक डिजिट को निकालना है और चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो ऑड में प्लस कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, और इवन है तो इवन वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वाइल लूप चला लें। वाइल लूप कब तक चलना चाहिए, अब चाहे n पे काम करें या नम पे काम करें, कोई नहीं, n पे काम कर लेते हैं। तो n नॉट इक्वल्स टू 0, n नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ क्या करें, पहले डिजिट कैलकुलेट कर लें, डिजिट इक्वल्स टू n मॉडुलस बाई 10, और हमें क्या करना है, चेक करना है इस डिजिट को। तो जो डिजिट है, अगर डिजिट को मॉडुलस बाई 2 किया जाए और इक्वल्स टू 0 आ जाए, इसका मतलब ये इवन है। अगर इवन है तो जो इवन डिजिट सम है इसी में हमको प्लस करना है इस डिजिट को। ठीक है, इवन डिजिट सम होने लगे। अदरवाइज क्या करना है, ऑड डिजिट सम में इसको हमको प्लस करना है, इस डिजिट को हमको ऑड डिजिट सम में ऐड करना है। और इसके बाद हमें इस नंबर को रिड्यूस करना होगा। नंबर को रिड्यूस करेंगे तो n इक्वल्स टू n डिवीजन बाई 10 हो जाएगा। हमने लगभग अपना काम कर दिया, हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। अब क्या करेंगे, जब लूप से बाहर आएंगे, लूप से बाहर आने के बाद हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि जो ऑड डिजिट सम है अगर ये बराबर हो जाता है इवन डिजिट सम के, तो हम एक मैसेज देंगे कि जो नंबर है वो नंबर एक क्या है, लीड नंबर है। आउट डॉट प्रिंट एलन, जो नंबर है नम वो क्या है, इज अ लीड नंबर। ठीक, इसको कॉपी कर लेते हैं और एल्स यहाँ इज नॉट लगा देते हैं, नॉट अ लीड नंबर। टू चेक वेदर द नंबर इज अ लीड नंबर। ठीक है, हमें चेक करना है कि नंबर जो है वो लीड नंबर है या नहीं है। ऐसा लिखा नहीं है लेकिन फिलहाल ऐसा ही इसका मीनिंग है, तो इसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब अगर हमें इसको टेस्ट करना, कंपाइल तो ये हो जाएगा, कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बिना मेन मेथड के ये कंपाइल हो जाएगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। हम इसे कंपाइल करके टेस्ट करा देते हैं। जावा सी
पेपर अंडरस्कोर 2023 क्यू अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 डॉट जावा सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक ना हो, अगर इसको हम रन करेंगे, जावा फाइल का नेम क्या है, फाइल का नेम रखा है Q5 कहाँ टाइप कर दिया हमने, कंट्रोल Z, सॉरी वो तो यहाँ लिखना था, Q5_2023। यहाँ पे मेन मेथड क्या है, मिसिंग है, बिना मेन मेथड के हम इसको रन नहीं करा सकते, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में हम हटा लेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, Q523 obj इक्वल्स टू न्यू Q523, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पहला obj डॉट प्रिंट को कॉल करेंगे विदाउट आर्गुमेंट, नॉन पैरामीटराइज्ड को, तब क्या आउटपुट आएगा, और अगर पैरामीटराइज्ड को कॉल करते हैं तब क्या आउटपुट आएगा। obj डॉट प्रिंट पैरामीटर के साथ है, इसमें हम क्या करते हैं, जो एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ वही एग्जांपल ले लेते हैं, 3669 3669, ठीक, अगेन कंपाइल करेंगे इसको, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, फिर से रन करेंगे इसको, रन करने पे ये दोनों रन कर रहे हैं, पहला वाला रन किया तो इस तरीके का आउटपुट आया, दूसरा वाला रन किया तो ये आउटपुट आया, ठीक है, ये प्रोग्राम कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत बढ़िया। लॉजिकल प्रोग्रामिंग पढ़ने से क्या हो गया, अब इस टाइप के प्रोग्राम तो हम लोग चुटकियों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये लॉजिक सेम है, अगर नंबर पे लगाना है तो ये लॉजिक सेम है, बस डिजिट के साथ करना क्या है वो हमें इस बीच में बताना है, बाकी ये वाली लाइन नंबर 21 और लाइन नंबर 15 ये सेम है, ये भी सेम है, इसमें कुछ करना ही नहीं, और लगभग जब जो भी नंबर से रिलेटेड है इस टाइप का काम करना ही करना है, कोई ना कोई यहाँ पे चेक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवन 22 का ये रहा, इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, ये दोनों के दोनों सीरीज के क्वेश्चन हैं, इनको लगा लेते हैं, इनको लगा लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें, अच्छा एक और है, एक मिनट जरा थोड़ा सा देख लें कौन कौन से दिए हैं, ये भी ओवरलोड का ही है और ये भी ओवरलोड का है, दोनों के दोनों ओवरलोड के ही हैं, ठीक है, ये सिंपल सीरीज का है, सॉरी पैटर्न का है, ये जो दोनों दिया है ये पैटर्न से रिलेटेड है, और ये सीरीज का है, तो हम लोग सीरीज को सॉल्व करेंगे, पैटर्न वाला नहीं करेंगे, तो पैटर्न वाला क्वेश्चन हम लोग देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न वाला हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सीरीज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। पेपर अंडरस्कोर
2022_q_4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते जावा। क्लास तो कोई बताया नहीं इन्होंने, कहीं कहीं पर बुक में लिखा हुआ ओवरलोड लिख करके इन्होंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो कोई नहीं, सबके अपने अपने तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 4_2020। हम लोग नेम ऐसा रख रहे हैं ताकि जिससे कि हम इसको आसानी से पहचान सके कि किस ईयर का कौन सा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, दो मेथड बनाए हैं, दोनों के दोनों सीरीज के नाम से हैं और दोनों का रिटर्न टाइप डबल है। लिख लेते हैं इसको, डबल सीरीज। इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास होगा डबल एन के नाम से। ठीक है, और एक और मेथड है इन्होंने बनाया है डबल सीरीज, डबल सीरीज, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करने वाले हैं, डबल ए कॉमा डबल एन, डबल एन। देखते हैं पहले वाले को, सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आगे जो भी सीरीज आए हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें। तो इसमें लिखा हुआ है कि विद वन डबल आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज का हमें सम रिटर्न करना है। अब हमें किसी भी सीरीज में करना क्या होता है, सबसे पहले तो जो एन दिया है हमें पहचानना पड़ेगा एन क्या है। तो एन जो है इन्होंने सीरीज में यहाँ लिखा है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 अप टू 1/n। तो n जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो n नंबर ऑफ टर्म को बताता है, क्योंकि हम देखेंगे जो पहला टर्म है उसमें ये डिनोमिनेटर जो है 1 है, दूसरे टर्म के लिए डिनोमिनेटर 2 है, तीसरे टर्म के लिए डिनोमिनेटर 3 है, और ऐसे जो nth टर्म है उसके लिए डिनोमिनेटर इसका n। यानी n को हम नंबर ऑफ टर्म समझ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक लूप चलाएं जो 1 से लेकर के n तक चलता रहे और इस सीरीज के एक एक टर्म को बनाएं। अगर 1 से n तक चलाएंगे इसका मतलब नंबर ऑफ जितने टर्म है उतने टर्म उतनी बार हम लूप को रन करेंगे और एक एक टर्म को कैलकुलेट करेंगे। अगर n की वैल्यू 1, मतलब अब लूप लिखते हैं, लूप लिख के पता चलेगा। उससे पहले हम एक काम करें, एक वेरिएबल बनाएं डबल के नाम से। ठीक है, एक्चुअली डिवीजन हो रहा है 1/1 1/2 1/3, तो जो सम होगा उसकी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है या पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो डबल टाइप का ही आए। तो हम 0 लिख सकते हैं, सम इक्वल टू 0, और इसके बाद 0 लिख लें या 0.0 लिख लें। ठीक है, हम अभी इसके चक्कर में नहीं फंसेंगे कि 0 या 0.0 में से क्या लिखना ज़्यादा बढ़िया है। हमारा काम क्या है कि हमें एक लूप चलाना है जो टर्म्स को डिनोट करता हो, मतलब इंट आई इक्वल्स टू 1 पहला टर्म सेमीकोलन आई इज लेस देन आर इक्वल टू एन तक चलाए, टोटल जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और आई की वैल्यू एक एक बढ़ती रहे। आई की वैल्यू 1 होगी तो हम फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम टर्म कैलकुलेट करें। तो एक वेरिएबल ले लें डबल के नाम से जिसको हम नाम दें टर्म, और टर्म कैसे बन रहा है 1/1 1/2 1/3। जो न्यूमरेटर है वो फिक्स है, वो 1 है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो बदल रहा है, वो वेरी कर रहा है। तो हम एक चीज़ देखें कि जो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर यूज करने वाले हैं वो यही आई की वैल्यू यूज करेंगे। हम इसको अगर ऐसे लिखें 1 डिवीजन बाई आई, अगर हम इस तरीके से लिखें तो क्या दिक्कत होने वाली है कि ये जो 1 है ये भी क्या है, इंटीजर है, और आई जो है ये भी इंटीजर है। तो इनके बीच में जब डिवीजन परफॉर्म होगा तो केवल कोसेंट रिटर्न कर देगा। मतलब कहने का मतलब केवल इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा, फ्रैक्शन वगैरह रिटर्न नहीं करेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 0.0 कर लें, 0.0 करेंगे। अब आई की वैल्यू चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कोई बात नहीं है, 1.0/1 होगा पहला टर्म। आई की वैल्यू 2 होगी तो क्या हो जाएगा 1.0/2 हो जाएगा। इस तरीके से वो बदलता रहेगा। और जब ये एक टर्म हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कहाँ ऐड करेंगे, सम में। सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, इस तरीके से ये कंसेप्ट हम याद रखेंगे। सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स टाइप का, जो भी कुछ ऐसे भी सीरीज है जो कॉम्प्लेक्स है उनमें दिक्कत होती है, तो ये हमें सहयोग करेगा। हम यहाँ से सोचेंगे
और धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर सोचते चले जाएंगे। सबसे पहले हमको इसकी ज़रूरत है, हमने इसमें भी यही सोचा कि अगर हमको सम करना हो तो कैसे सम करेंगे, जो सम की प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें क्या करेंगे, टर्म को ऐड करेंगे। तो टर्म यहाँ कैसे ऐड करेंगे, जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे। पहले टर्म कैलकुलेट करेंगे और फिर सम में ऐड करेंगे, फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे, आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो एक नया टर्म कैलकुलेट करेंगे, फिर सम के अंदर ऐड करेंगे। तो ये लूप क्या करेगा, सम कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप लगा हुआ है, इसका मतलब हमें रिटर्न करना होगा, तो हम यहीं पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न सम। ठीक, एक क्लियर हो गया। दूसरे पे आते हैं, दूसरा कैसे बना है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने बढ़ा दिया है। इन्होंने लिखा है कि ये जो सीरीज नाम से मेथड है, विद 2 डबल आर्गूमेंट एंड रिटर्न्स द सम ऑफ द सीरीज, ये भी सीरीज का सम ही रिटर्न करता है। और इन्होंने लिखा है कि कैसे सीरीज बन रहा है, 1/a² प्लस 1/a⁵ प्लस सॉरी 4/a⁵ प्लस 7/a⁸ प्लस 10/a⁻11 एंड सो ऑन टू n टर्म्स। इसका मतलब अब इसमें क्या था, इसमें जो डिनोमिनेटर था वही हम नंबर ऑफ टर्म्स से हमने डिनोट कर दिया था, मतलब आई का यूज़ हमने यहाँ डिनोमिनेटर में कर लिया, ये हमारे लिए बेनिफिशियल था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, n टर्म्स का मतलब हो गया पहला टर्म दूसरा टर्म। अब ये 1/a² जो है ये पहला टर्म है, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी। लूप चलाएंगे, यहाँ भी लूप चलाएंगे, यहाँ भी कुछ ऐसा ही लिखेंगे, डबल सम इक्वल्स टू 0.0 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, इंट आई, अच्छा इंट आई, वैसे n की वैल्यू डबल ही इन्होंने दिया है, क्यों, हाँ डबल ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन होता रहेगा इनका। आई सेमीकोलन सॉरी आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे पहले टर्म से, कभी भी सीरीज हो तो ध्यान रखेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। आई शुड बी लेस देन आर इक्वल टू एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये n जो है वो डबल है और i जो है वो कैसा है, इंटीजर है। यहाँ पर ऑटोमेटिक i जो है वो टाइप प्रमोट हो जाएगा डबल में, और यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, या तो हमारा अगर इच्छा करे तो हम i की जो वैल्यू है उसको हम डबल में ले सकते हैं, इसको डबल में चेंज कर देंगे, ठीक है, इससे कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका यूज किया जा रहा है सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म, इसलिए। तो जो ये नंबर ऑफ टर्म्स है वो काउंटिंग है, इस वजह से हमने इसको इंटीजर रखा हुआ है और कोई वजह नहीं, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, यही सोच करके हमने रखा हुआ है। थोड़ा सा मैथ के रूल्स को भी हम लेकर चलते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें टर्म कैलकुलेट करना है, यानी हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए टर्म के नाम से जो टर्म कैलकुलेट करेगा। अब टर्म कैसे कैलकुलेट करेगा ये सोचने की बात है, तो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। अगर बात हम न्यूमरेटर की करें, न्यूमरेटर n और न्यूमरेटर की करें, तो सबसे पहले 1 है, इसके बाद यहाँ से बढ़ करके 4 हो रहा है, फिर ये बढ़ करके कितना हो रहा है 7, और फिर ये बढ़ करके 10 एंड सो ऑन, मतलब ये आगे ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में देखा जाए a² हो रहा है, a⁻², तो यहाँ पे देखेंगे बेस जो है वो कॉमन है, सबका a है, सिर्फ एक्सपोनेंट इसका बदल रहा है, तो डिनोमिनेटर के पास जो एक्सपोनेंट है वो बदलेगा, हमें एक्सपोनेंट पे टारगेट करना है। एक्सपोनेंट कैसे बदल रहा है, तो हम देखेंगे पहले क्या है 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 11 है। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो इसके डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट है वह न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है एक ज़्यादा। इसका मतलब अगर हम न्यूमरेटर पता लगा लेते हैं कि न्यूमरेटर कैसे जनरेट हो रहा है, तो उसी में 1 प्लस कर देंगे तो डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट भी बन जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर पता लगाना कि एक्चुअल में न्यूमरेटर बन कैसे रहा है। तो देखेंगे अगर 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब ये 3 प्लस होते होते जा रहा है, 3 प्लस होते होते
जा रहा है। सबसे पहली बार क्या है, 1 है। ये थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है कि सबसे पहली बार क्या है, ये 1 है। तो भाई शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, तो टर्म की हमें एक इनिशियल वैल्यू रखनी पड़ेगी, टर्म की एक इनिशियल वैल्यू रखनी पड़ेगी, और हर बार वो चेंज होगा। तो टर्म को यहाँ न रखें, क्यों? क्योंकि जो, अच्छा नहीं, ये जो है इसको हमको किसी न किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बदल रहा है। तो हम एक वेरिएबल, टेम्पोररी वेरिएबल ले लेते हैं, और ये 1 2 3 4 5 ये इंटीजर है, तो इंटीजर x ले लेते हैं। ठीक है, इंटीजर x इक्वल टू, स्टार्टिंग हम 1 से करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग 1 से करेंगे, ये हमने अपने मर्जी से लिया है। अब जब हमें टर्म कैलकुलेट करना होगा तो हम लिखेंगे x डिवीजन बाई, अब यहाँ पे हमको पावर कैलकुलेट करना है और वो बदल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन से कर नहीं सकते, हमें मैथ डॉट पाव का यूज करना पड़ेगा, मैथ डॉट पाव, और बेस इसका ए हो जाएगा, और एक्सपोनेंट जो होगा वो x प्लस 1, मतलब हमेशा x से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, x से एक ज़्यादा होगा, इस तरीके। अब ये तो इसको x रखें या न्यूमरेटर n कर लें, मतलब कैपिटल N कर लें, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, वैसे x ज़्यादा बढ़िया है। इसको हम लिख सकते हैं एज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के तौर पे हमने इसको लिखा हुआ है। अब ये टर्म कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद क्या करना है, जो टर्म कैलकुलेट करेगा उसको सम के अंदर ऐड कर देना है। तो सिंपल है, सम इक्वल्स टू सम प्लस, और जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हमें उस सम को रिटर्न करना होगा। सम, इसमें कहीं कोई दिक्कत? हर्षिता कोई दिक्कत? जयंत, सीरीज है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर कंपाइल और रन करके चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। हमें मेन मेथड बनाना चाहिए इसके लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर यही प्रोग्राम हम ब्लूजे पे लिखेंगे तो हमें मेन मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ हम डायरेक्टली किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट तो वहाँ बनाने का ऑप्शन होता है कि हम ऑब्जेक्ट बना करके डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। मतलब जो काम मेन मेथड के अंदर हम कोड लिख कर रहे हैं, वहाँ पर कंट्रोल दिया है, डायरेक्ट राइट बटन क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। obj इक्वल्स टू न्यू। सर हाँ भाई, सर वो ठीक है, इंक्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है? अच्छा हमने पढ़ाया नहीं है क्या? वो सॉरी, इसको यहीं बढ़ा लेते हैं, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ठीक है, अभी ठीक है, अभी इंक्रीमेंट होता रहेगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे ठीक है, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखेंगे, Q4_23। ठीक है, अब क्या करें, obj डॉट पहला वाला कॉल कर लें सीरीज, और इसके अंदर n पास करते हैं, n की वैल्यू अगर 10 रखें, मतलब टोटल 10 टर्म्स प्रिंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, दूसरा obj सीरीज, और इसमें दो चीज़ें चाहिए, a की वैल्यू और n की वैल्यू। तो एक a की वैल्यू 2 ले लेते हैं और n की वैल्यू 10 ही ले लेते हैं, और इसको हम चेक भी कर लेते हैं इधर। जावा सी पेपर अंडरस्कोर 2022 अंडरस्कोर Q_4 जावा, जावा Q4_, अच्छा हमने यहाँ गलती कर दिया क्या, सॉरी, एक मिनट, इसको 22 लिखना था, इसमें हमने 23 लिख दिया। चलो एक बार और कंपाइल कर लेते हैं, नहीं तो क्लास फाइल इसको मिलेगी नहीं। जावा Q4_2022, क्या हो गया, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, एक
अच्छा फिर से कंपाइल करते हैं। अच्छा कॉल तो किया ही नहीं, कॉल तो किया हमने। अच्छा इसका आउटपुट जो आएगा उसको डिस्प्ले भी तो करना है, सॉरी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स सीरीज सम इक्वल्स टू ये रहा। और इसी तरीके से एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सीरीज सम। ये रहा, ये पहला वाला कॉल हो रहा है और ये दूसरा वाला कॉल हो रहा है, ठीक है। इनका आउटपुट सही आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं? ठीक है हर्षिता, कहीं दिक्कत तो नहीं ना है? अगला क्वेश्चन लगा। नो सर। ठीक है अगला लगाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 को भी लगा लेते हैं, ओवरलोड का ही है, इसको भी लगा लेते हैं। पेपर अंडरस्कोर 2022 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन पॉलीगन, मतलब पॉलीगन के नाम से हम चाहे तो क्लास का नेम पॉलीगन भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं रखेंगे हम लोग। जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अंडरस्कोर 2022। और इसमें कौन कौन से मेथड हैं? वाइड पॉलीगन के नाम से, पॉलीगन के नाम से, और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, इंट एन कॉमा कैर सी एच, ठीक है 2 आर्गुमेंट हो गए। एक दूसरा है वाइड पॉलीगन, और ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है ऐसे। अच्छा एक और है क्या? अच्छा सॉरी एक और है, इसमें 2 पैरामीटर हैं, दोनों इंटीजर हैं, इंट एक्स इंट वाई, सॉरी इंट एक्स कॉमा इंट वाई। यहाँ आते हैं, एक और है वाइड पॉलीगन, वाइड पॉलीगन, ठीक। पहला वाला क्या करा कि विद 1 इंटीजर आर्गुमेंट एंड 1 कैरेक्टर टाइप आर्गुमेंट। और इसमें क्या करना है, ड्रॉ अ फिल्ड स्क्वायर ऑफ साइड एन यूजिंग द कैरेक्टर स्टोर्ड इन सी एच। मतलब सी एच के अंदर जो कैरेक्टर स्टोर्ड होगा, जैसे यहाँ पे दिखा है ना एग्जाम्पल में कि एन की वैल्यू 2 है, तो 2x2 का एक स्क्वायर मतलब स्क्वायर एरे बनाएगा या मैट्रिक्स बनाएगा, जो भी है पैटर्न बनाएगा, स्क्वायर टाइप का होगा, ठीक है। लिखा है ना, ड्रॉ अ फिल्ड स्क्वायर, एक स्क्वायर को फिल करेगा सी एच की वैल्यू से, तो ठीक है इसको बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक लूप चलाना है, 2 लूप चलाना है, क्योंकि रो और कॉलम की फॉर्मेट में चाहिए तो 2 लूप की जरूरत पड़ेगी। और पहला लूप जो है इंट आई इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलन आई इज लेस देन आर इक्वल टू, कहाँ तक चलना चाहिए? एन तक। एन की वैल्यू 2 होगी तो 2 इंटू 2 मतलब 2x2 का बनेगा, एन की वैल्यू 3 होगी तो 3x3 का बनेगा, इस तरीके से आई प्लस प्लस। और इसको क्या करेंगे, इंट जे इक्वल्स टू 1, इसको भी 1 से चलाएंगे क्योंकि स्क्वायर बनाना है, तो जे इज लेस देन आर इक्वल टू, इसको भी एन तक चलाएंगे, जितने रोज उतने कॉलम्स, जे प्लस प्लस। यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। कभी भी पैटर्न बनेगा तो जो इनर लूप होगा उसमें प्रिंट का ही यूज करेंगे। तो क्या प्रिंट करना है, सी एच की वैल्यू प्रिंट करनी है और एक सिंगल स्पेस दे देंगे, बढ़िया है। और इस इनर लूप के बाहर आएंगे तो लाइन चेंज कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सिंपल सा है, बन गया। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या कह रहा है,
दूसरा कह रहा है कि विथ टू इंटीजर आर्गुमेंट्स दैट ड्रॉज अ फिल्ड रेक्टेंगल, जो एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हो ऑफ लेंथ x एंड ब्रेथ y, जिसकी लेंथ क्या हो x हो और ब्रेथ y हो। तो लेंथ जो है वो कॉलम वाइज चलेगा, लेंथ तो बड़ा होता है तो कॉलम वाइज चलेगा, और जो ब्रेथ है वो रो वाइज चलेगा। यूजिंग द सिंबल एट द रेट, और एट द रेट का सिंबल प्रिंट करना है। यानी यहाँ पे भी रो कॉलम का कंसेप्ट है, तो दो लूप लगेंगे, एक आउटर लूप बनेगा, एक इनर लूप बनेगा। आउटर लूप किससे कंट्रोल होगा, आई से, इंट आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, सेमीकोलन आई इज लेस देन आर इक्वल टू, कहाँ तक चलाएंगे, तो जो ब्रेथ है वो वाई है, मतलब जो रो बनेगा वो वाई से बनेगा, मतलब जितने वाई है उतना रो बनेगा। तो वाई को हम रो के लिए यूज करेंगे, रो को कंट्रोल करने के लिए, और फिर एक प्लस प्लस, और लेकिन ये उल्टा पुल्टा किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, एग्जाम्पल इनका गलत है, ठीक है, उल्टा पुल्टा इन्होंने कर रखा है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि विथ टू इंटीजर आर्गुमेंट्स दैट ड्रॉज अ फिल्ड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x, तो लेंथ तो हमेशा अधिक होता है और ब्रेथ हमेशा कम होता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ब्रेथ को बड़ा कर दिया, लेंथ को छोटा कर दिया, क्या बात है। फिलहाल अब इन्होंने कोई बाउंडेशन तो दिया नहीं है, कर लेते हैं हम अपने तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। j इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, j इज लेस देन r इक्वल टू x, ठीक है, x को हम लेंथ मान के चलते हैं, और j प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमें, एट द रेट का सिंबल प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, डबल कोट में ही एक स्पेस इधर दे करके एट द रेट का सिंबल दे देंगे इसको, ठीक है, या तो फिर ऐसे कर देंगे, इधर एक स्पेस दे देंगे, या तो फिर ऐसा करेंगे दोनों साइड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से ये सही चलेगा, वैसे पहले ना दें ज़्यादा बेहतर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर, जितने भी पैटर्न है सबका कंसेप्ट सेम रहता है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि ये जो प्रिंट होगा वो किस तरीके से प्रिंट होगा, उसमें बस ये लूप में थोड़ा सा चेंजेस करने होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। पॉलीगन इसमें आएंगे, ये क्या है, विद नो आर्गुमेंट दैट ड्रॉज अ फील्ड एन एंगल नो आर्गुमेंट दैट ड्रॉज अ फील्ड एन एंगल शोन बिलो। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, ट्रायंगल बनाया, और सिर्फ ऐसे बनाया है कि इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है, नंबर ऑफ रोज 3 है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। देखते हैं, यहाँ पर भी 2 डायमेंशनल आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पर भी इनर लूप और आउटर लूप का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। चलते हैं, इंट आई इक्वल्स टू, आई जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 सेमीकोलन आई इज लेस देन आर इक्वल टू टोटल 1 2 3, टोटल 3 रोज बनेंगी, और आई प्लस प्लस इस तरीके से ये देखते हैं। इंट जे इक्वल्स टू, इनको ध्यान देना है, इनको हम 1 से चलाएंगे, ठीक है, सेमीकोलन, और अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब ये पहली वाली रो प्रिंट हो रही है तो केवल एक बार एक वैल्यू प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब जे जो है वो एक बार चल रहा है। अगर ये 2 बार प्रिंट हो रहा है इसका मतलब जे 2 बार चल रहा है। अगर ये 3 बार प्रिंट हो रहा है इसका मतलब जे 3 बार चल रहा है। तो हम अगर एक चीज़ देखें, अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1 से 1 तक चलाएं, मतलब एक बार चलाएं। अगर आई की वैल्यू बढ़ करके 2 हो जाए, मतलब रो नंबर 2, तो जे की वैल्यू को 1 के लिए भी चलाएं और 2 के लिए भी चलाएं, मतलब 2 बार चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो जे है लेस देन आर इक्वल टू आई पे डिपेंड करा सकते हैं। इस कंसेप्ट में कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है, जे वाला हमने कैसे लिखा हुआ है, ऐसे हर्षिता दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रिंट क्या करना है, एस्ट्रिक प्रिंट करना है, कर लेते हैं, एक एस्ट्रिक प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद से एक स्पेस दे देंगे ताकि स्पेस प्रिंट होकर के आए। नहीं, अगर हम वैसे इन्होंने स्पेस नहीं दिया है, हम छोड़ भी सकते हैं, स्पेस हटा भी सकते हैं, और इसके बाहर आएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट,
अब हम इसमें मेन मेथड बना लें। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे q5 अंडरस्कोर और obj इक्वल्स टू न्यू q5 2022 और पहले कॉल करेंगे obj डॉट, पहला मेथड पॉलीगन का कॉल करेंगे पॉलीगन। इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास करने हैं। पहला तो n की वैल्यू, n क्या है, n की वैल्यू इन्होंने 2 दिया हुआ है, 2 दे देते हैं। और कैरेक्टर में क्या दिया, सॉरी कैरेक्टर में क्या दिया है, कैपिटल O दिया है, कैपिटल O दे देते हैं। इसके बाद obj डॉट पॉलीगन। दूसरा जो है इसमें क्या पास करना है, दोनों इंटीजर x और y। तो इन्होंने तो उल्टा पुल्टा दे रखा है, तो x लेंथ है, इसकी वैल्यू हम ज़्यादा दे देते हैं, 5 दे देते हैं कॉमा, और y की वैल्यू कम दे देते हैं, 2 दे देते हैं। और obj डॉट पॉलीगन, इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है। इसे कंपाइल करते हैं और इसे सक्सेसफुली रन भी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जावा क्वेश्चन नंबर 5 _203। ये पहला वाला आउटपुट आ रहा है, इसकी वजह से इसको जब कॉल किए हैं। ये दूसरा वाला आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इसको जब कॉल किए। और ये तीसरा आउटपुट आ रहा है, ठीक है, सही है, इसमें कोई डाउट्स तो नहीं है, ठीक है हर्षिता। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया, 24, 23 और 22 के जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब ये कुछ बचते हैं, इनको देखना पड़ेगा। अच्छा ये भी है क्या इस टाइप का वर्ड शो, कितने इन्होंने दे रखे हैं, 2.22 में कितने क्वेश्चन दिए हैं, एक बार जरा रीड कर लें क्या, देखें कुछ समय दे सकते हैं इसके लिए। स्पेसिफाई अ क्लास टेस्ट विद इंटीजर्स v1 v2, एक क्लास बनाना है जिसमें 2 इंटीजर v1 v2 बनाना है। असाइन 100 टू v1 एंड 200 टू v2 along with functions as। फिर लिखा है वर्ड शो टू डिक्लेयर वेरिएबल्स v1 v2 एंड असाइन 300। इसका मतलब v1 v2 जो है वो इसी शो नाम से जो वेरिएबल है इसी के अंदर डिक्लेयर करना है और असाइन करना है 300 v1 को एंड 400 v2 को। प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स v1 v2 आई मीन 100 200 300 एंड 400। ओहो ये चक्कर है, ठीक है समझ गए, बना देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। और दूसरा क्या कह रहा है, वाई डिस्प्ले इंट x इंट y टू असाइन x टू ग्लोबल वेरिएबल v1 एंड y टू ग्लोबल v2 एंड प्रिंट देम, और उसको प्रिंट करना है। राइट ए मेन फंक्शन दैट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एंड इन्वोक्स फंक्शन सो। Also make the suitable use of keyword this to invoke function display by passing suitable parameters and print values of v1। ठीक है, इसको कर ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, इसको कर लेते हैं, टाइम नहीं ज़्यादा लेंगे। तो हाँ कम से कम ये कंप्लीट रहेगा। पेपर अंडरस्कोर 2022 क्वेश्चन नंबर 6 डॉट जावा, और क्लास बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 2022। इसमें क्या बनाना है, वॉइड शो बनाना है। अच्छा इस क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। पहले तो क्या करना है, v1 और v2 को ग्लोबली डिक्लेयर करना है, ठीक है। इंट v1 पहला वेरिएबल और इंट v2 दूसरा, ठीक है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। इसके बाद क्या करना है, इनके हिसाब से वॉइड शो, एक मिनट, वॉइड शो के नाम से मेथड बनाना है
और इसके अंदर भी तो इन्होंने लिखा है कि ये जो V1 V2 है ये क्लास के अच्छा लिखा है इन्होंने कि स्पेसिफाई ए क्लास टेस्ट है, तो ये नाम बदल करके टेस्ट कर लेते हैं। इन्होंने जैसा कहा है टेस्ट के नाम से, सॉरी TEST टेस्ट के नाम से वैसा कर लेते हैं। और इन्होंने कहा है कि टेस्ट क्लास बनाना है विद इंटीजर्स V1 V2, ठीक है, वो काम हमने कर लिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि वाइड शो को बनाना है, इसका काम होना चाहिए टू डिक्लेयर वेरिएबल्स V1 V2, मतलब इसके अंदर भी दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं V1 और V2, ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। और फिर कह रहा है टू डिक्लेयर वेरिएबल्स V1 V2 एंड असाइन 300 टू V1 एंड 400 टू V2, मतलब इसको हमको 300 असाइन करना है और इसको हमको 400 असाइन करना है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या कह रहा है क्लास टेस्ट विद इंटीजर्स V1 V2 असाइन 100 टू V1 एंड 200 टू V2, और यहाँ पे क्या करना है V1 जो है इसको 100 देना है और V2 जो है इसको 200 देना है, ठीक है ऐसा। फिर ये कह रहा है प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स V1 V2, आई मीन 100 200 300 और 400, चारों वैल्यूज प्रिंट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑल वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिख लेते हैं ग्लोबल ग्लोबल V1, या तो डायरेक्ट डिस्प्ले करा दें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डिस्प्ले करा सकते हैं। तो V1 इक्वस टू, तो सबसे पहले 100 डिस्प्ले कराना है, तो 100 जो है वो ग्लोबल वेरिएबल, मतलब V1 जो है वो ग्लोबल वेरिएबल के पास है, तो लिखेंगे दिस डॉट V1, ये बात हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ था दिस का यूज। इसी तरीके से दिस डॉट V2 करेंगे तो 200 डिस्प्ले हो जाएगा V2 की वैल्यू, और फिर V1 को डायरेक्ट डिस्प्ले करा दें, यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्ले करा दें, दिस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस लगा देंगे तो ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, और यहाँ पर V2 को डिस्प्ले करा दें, ठीक है। ये इनका काम पूरा हो गया। इसके बाद एक और मेथड है इनका वर्ड डिस्प्ले के नाम से, ये मेथड ओवरलोडिंग का नहीं है, वर्ड डिस्प्ले PLAY डिस्प्ले। इसके अंदर क्या करना है, हमें दो आर्गुमेंट पास करने हैं इंटीजर टाइप के, इंट x कॉमा इंट y। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू असाइन x टू ग्लोबल वेरिएबल V1, तो इसके अंदर क्या करना है जो V1 है ग्लोबल वेरिएबल V1 है, मतलब दिस डॉट V1 इसके अंदर x की वैल्यू असाइन करनी है, और दिस डॉट V2 जो है इसके अंदर y को असाइन करना है, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है y टू ग्लोबल V2, ठीक। फिर लिखा है एंड प्रिंट देम, और उसको प्रिंट भी करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 इक्वस टू, और ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। अगर हम यहाँ पे दिस नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर दिस नहीं लिखेंगे या तो इसको हटा ही देते हैं। इन्होंने जिस उद्देश्य से एक्स और वाई दिया है उसका पर्पज यही है कि यहाँ बिना दिस के ही हम काम कर सकते हैं, बिना दिस के ही देख सकते हैं V1, और ये रहा V2, ठीक है। अब हो सकता हो ये समझाने के प्रयास किए हों कि यहाँ पर जो V1 V2 लिखे हुए हैं ये इस ग्लोबल को लोकल को रेफर कर रहा है, और यहाँ जो ये V1 V2 है ये किसको रेफर कर रहा है, ये ग्लोबल को रेफर कर रहा है। ये बात समझाने के लिए उन्होंने इसको बनाया। फिर उन्होंने कहा कि मेन मेथड बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS, ठीक। इसमें क्या करना है, लिखा है इन्वोक फंक्शन शो, ऑल्सो मेक द सुटेबल यूज ऑफ कीवर्ड दिस
टू इन्वोक फंक्शन डिस्प्ले, ठीक है, बाई पासिंग सुटेबल पैरामीटर्स एंड प्रिंट वैल्यूज ऑफ v1 v2। कोई नहीं, हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ऑल्सो मेक द सुटेबल यूज ऑफ कीवर्ड दिस, कह रहा है कि दिस का यूज प्रॉपर करना है। कोई नहीं, दिस का जहाँ यूज करना था हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्ट obj इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और यहाँ लिखेंगे obj डॉट शो, शो को कॉल करेंगे, और दूसरा obj डॉट डिस्प्ले को कॉल करेंगे, और इसके अंदर दो वैल्यूज पास करेंगे। जैसे x के अंदर मान लेते हैं हम 400 पास कर दें, 400 नहीं और कोई वैल्यू 500, और y के अंदर 600, इस तरीके से पास करें। बस कंपाइल और रन करा लेते हैं। जावा सी पेपर अंडरस्कोर 2022 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 6 डॉट जावा। इन्होंने 3 क्वेश्चन दे रखे थे इसमें इस टाइप के। जावा और टेस्ट के नाम से क्लास है, ये इस तरीके का प्रिंट करेगा। ऑल वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2, तो जब पहले ये शो कॉल हुआ है तो ये 4 वैल्यूज प्रिंट हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये 4 वैल्यूज आई हैं v1 v2 की अलग अलग, और ये दोनों जो 100 और 200 हैं ये ग्लोबल वेरिएबल के हैं, इससे आ रहे हैं, और ये 300 और 400 जो हैं वो लोकल वेरिएबल से आ रहे हैं, और ये दोनों जो हैं वो डिस्प्ले को कॉल करने पे आ रहे हैं। यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल किया गया तब ये आ रहे हैं। इसने क्या किया, इस ग्लोबल मतलब इनको चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने v1 v2 को प्रिंट किया 300 400 आया, यहाँ पे प्रिंट किया तो 600 500 और 600, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इन्होंने सिर्फ दिस का यूज़ दिखा दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। कंप्लीट है इतना, 3 क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल फिर मिलते हैं, इसके आगे के 3 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे, अदरवाइज अगर एक एक रहे होते तो हो सकता हो 2 पेपर और बना होता हमारा, लेकिन कोई नहीं, हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं इसमें, ठीक है। टोटल 1 क्वेश्चन इसमें था, 1 क्वेश्चन इसमें था, 3 क्वेश्चन इसमें थे, टोटल 5 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए, ठीक है। फिर मिलते